हेलो लर्नर्स। तो कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप पढ़ाई की रफ्तार बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीडे विद उमा। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका पेपर 2 क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारा पेपर 2 है। तो हम यूनिट 2 में हैं और हम बहुत अच्छे से रिसर्च को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको अभी तक के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझसे पूछिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट है तो हम बिल्कुल उस चीज़ को लेंगे और उसको क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? टारगेट सीजी सेट। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ाई से पहले आपको सबको हरेली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है। इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारा रिसर्च। हमने क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है रिसर्च, रिसर्च की स्टेप्स, पर्पस, हम रिसर्च क्यों करते हैं, हाइपोथेसिस के बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हमने देख लिया है। हर किसी के टाइप्स भी देख लिए हैं और हम पहुंच गए हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में। आपने देखा होगा रिसर्च को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें 2 टाइप में तो वो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हम तब करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हम तब करते हैं जब हमारा फील्ड एकदम नया हो, उससे रिलेटेड डेटा हमारे पास अवेलेबल ना हो, तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पेपर लीक से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अगर रिसर्चर को इनसे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है, अगर पहली बार उसके बारे में स्टडी करना है तो वो क्या होगा? क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले तो कोरोना जब हमारे पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक के रूप में फैला हुआ था, तब उसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया गया था। तो वो क्वालिटेटिव ही रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए नया फील्ड रहता है। क्वालिटेटिव में हमको रिच डेटा मिलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। ओके, तो आप रेडी हैं? पेन और पेपर निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़िए। और हाँ, रोज का काम रोज कीजिए। आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए पॉइंट्स को और मेरे साथ बने रहिए। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ताकि आप जैसे देखिए, बार बार ये चीज को क्यों बोला जाता है? आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो जिनको नीड है इस पढ़ाई की, उस तक ये बात पहुंच जाएगी। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है? एल्गोरिदम को फॉलो करता है। और जो नीडी व्यक्ति अगर सर्च करेगा इस टॉपिक से तो उसको इस टाइप के बहुत अच्छे सिस्टमेटिक नोट्स मिलेंगे। हो सकता है वो सीजी सेट की तैयारी नहीं कर रहा होगा, भटक रहा होगा, या फिर कोई भी पीजी यूजी में हो, स्टडी में होगा, अगर उसको प्रॉपर नोट्स गाइडेंस नहीं मिल पा रहे होंगे तो इस जो मेरे रिकॉर्ड है उससे उनको थोड़ा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा एम ही है दूसरों की मदद करना। अपने नॉलेज को अपने तक सीमित मत रखिए। इसको आप भी अगर किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज है आपके पास तो नॉलेज शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च का? एक्सप्लोर आइडिया, हमको न्यू आइडिया एक्सप्लोर करना है। इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हमको एक्सप्लोर करना ही हमारा क्या है? पर्पस है।
ठीक। इनमें जो डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि ये वर्ड के फॉर्म में मिलता है, नरेटिव स्टोरी के फॉर्म में मिलता है, ओपिनियन बिहेवियर विजुअल के रूप में मिलता है, तो हम इसको कैसे नंबर देंगे? ओके, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। रिसर्च डिजाइन इसमें कैसे रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करते हैं ड्यूरिंग द study. Okay, then research objective to understand why and how समथिंग अकर, क्यों और कैसे कोई चीज हुआ है, इस चीज का हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या रहती है, सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव रहता है, हमारे जो सब्जेक्ट पे भी डिपेंड रहता है और हमारे रिसर्चर पर भी डिपेंड रहता है, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन से हमारा कंक्लूजन निकलता है। डाटा कलेक्शन मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप क्या होता है, 6 से 12 लोग का ग्रुप रहता है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उससे जो हमको डेटा मिलता है वो फोकस ग्रुप डेटा होता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ऑब्जर्वेशन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की जाके, ठीक है, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं वहां पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हम क्या लगा लेते हैं, जैसे बिग बॉस के हाउस में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सीसीटीवी कैमरास वगैरह से वो क्या करते हैं, अपने डेटा निकालते हैं। देन पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है, कहाँ पर, जिनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कोई भी टॉपिक पे स्टडी किया जा रहा है, तो रिसर्चर क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बट पार्टिसिपेंट को पता नहीं रहता है कि ये रिसर्चर है। ओके, देन नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेट ना करके वो क्या करते हैं, दूर से ऑब्जर्वेशन के रूप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वर के रूप में, और अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। देन केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डॉक्यूमेंट एनालिसिस हम क्या करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट से हम निकालते हैं डॉक्यूमेंट्स, हम हॉस्पिटल से निकालते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसका एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। देन सैंपल साइज, इसमें स्मॉल सैंपल साइज होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग होता है, नॉन रैंडम होता है। ओके, देन डाटा एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस से करते हैं, थीम निकालते हैं, कंटेंट एनालिसिस से करते हैं, कोडिंग करके करते हैं, और नरेटिव इंटरप्रिटेशन से करते हैं। नरेटिव इंटरप्रिटेशन, स्टोरी में इंटरप्रिट करके हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। ओके, देन आगे देखते हैं हमारे आउटपुट फॉर्मेट क्या मिलता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव मिलता है, नरेटिव रिपोर्ट्स विथ कोड एंड केस डिटेल। ओके, रिसर्चर का रोल क्या रहता है, रिसर्चर का रोल इंटरप्रिटेटिव का रोल रहता है, और इंटरेक्शन, वो क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं, और डेटा के बीच में थीम्स निकालते हैं, और थीम्स में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बनाया था, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, हमारा जो रिजल्ट है वो जनरलाइज हो सकता है, नहीं जनरलाइज तो इसमें नहीं होता है, हम देखते हैं कि हमने जो एजम्पशन किया था वो सही है कि नहीं है। ओके, टूल्स यूज्ड, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन नोट्स, और क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का यूज किया जाता है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किसके फॉर्म में होती है, क्रेडिबिलिटी के फॉर्म में होती है, ट्रस्ट वर्थीनेस के फॉर्म में होती है, और अथॉन्टिसिटी के रूप में होती है। टाइप ऑफ रीजनिंग इंडक्टिव होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, PIG, पर्टिकुलर टू जनरल, और आई से हो गया इंडक्टिव, इस तरह से हम इंडक्टिव रीजनिंग को याद कर सकते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। देन टाइम और रिसोर्स, इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है, डिटेल्स हमको इकट्ठा करने रहते हैं, इनरिच डेटा रहता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेबरस रहता है। ये लेबरस मतलब बहुत ज़्यादा हमको टाइम की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। आउटकम क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा रीच मिलता है, डेटा मिलता है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सोशल प्रोसेस।
ओके, तो ये हुआ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम ही बता रहा है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई द डेटा। हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई द डेटा करते हैं। हम पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, सैंपल के ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारा पर्पस ही होता है जनरलाइज करने का हमारे रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं सैंपल से पॉपुलेशन की ओर। जो डेटा मिलता है वह न्यूमेरिकल रहता है, मेजरेबल रहता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो रहता है वह, रिसर्च डिजाइन जो रहता है वह शुरू से फिक्स्ड रहता है और प्री फिक्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट, हमेशा स्ट्रक्चर्ड रहेगा और स्टार्टिंग से ही हम फिक्स्ड करके रखते हैं। व्हाट एंड हाउ मच, हाउ ऑफन जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसके जवाब हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एम फॉर impartial measurement and analysis, impartial measurement and analysis करते हैं। देन सर्वे मेथड कौन सा होता है डॉक्टर, डेटा कलेक्शन का, सर्वे, क्वेश्चनायर, एक्सपेरिमेंटल, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ओके, सैंपल साइज क्या रहते हैं, लार्ज रहते हैं। और हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, हमारे रैंडमाइज सिलेक्शन के रूप में हम करते हैं। ओके, देन डाटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए हम स्टेटिस्टिकल जो रिसर्च करते हैं, स्टेटिस्टिकल मेजर टेस्ट करते हैं, जैसे मीन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, अनोवा है, एक्सेट्रा। ओके, अभी हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओके, देन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देते हैं, ग्राफ और टेबल के रूप में हम क्या करते हैं, आउटपुट फॉर्मेट करते हैं। रिसर्चर रिमेन डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव, रिसर्चर क्या रहता है, डिटैच्ड रहता है हर चीजों से। मतलब क्या होता है, रिसर्चर अगर आप रहो, मैं रहूं, कोई भी रहे, हमको रिजल्ट सेम ही मिलता है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी होती नहीं है, ऑब्जेक्टिव होती है। ओके, हम जो डेटा फाइंडिंग होते रहता है, हम जो रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण रिसर्च कोई भी करे, कभी भी करे, ठीक, अगर हम रिसर्च के स्टेप को फॉलो करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। डेटा टूल यूज कौन कौन से होते हैं, स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर, एसपीएसएस, एक्सेल, पाइथन, आर रिग्रेशन के लिए यूज होता है। ओके, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हाई रहती है, रिलायबिलिटी हाई रहती है और रिप्लिकेबिलिटी रहती है। ओके, रिप्लिकेबिलिटी यानी आप रिपीट भी कर सकते हो तो ये सेम रिजल्ट देगा। ओके, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं, इवन हम ये बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्ट उसको रिड्यूस करते हैं, हम देखते हैं हाइपोथेसिस को, फिर टेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरलाइज जन टू पर्टिकुलर, ओके, जीडीपी, इस तरह से आप याद कर सकते हो, डी फॉर डिडक्टिव रीजनिंग एंड जनरल टू पर्टिकुलर। सो सिंपल, सो इजी। अभी तक आप मेरे साथ हैं, चलिए देखते हैं। फिर ये फास्टर होता है अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट हमारा डेवलप हो गया उसके बाद। फिर आउटकम क्या रहता है, ब्रॉड रहता है, जनरेबिलिटी रहती है, ठीक। इस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंतर होता है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, पहला आता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है, स्टडी पीपल्स लिव्ड एक्सपीरियंस, हम पीपल्स के लिव्ड एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, जैसे कि कहीं पर फ्लोट अभी आया है, बहुत जगह आपने देखा होगा, बारिश का समय है, फ्लड आ रहा है सब जगह, वहाँ के विक्टिम्स जो होते हैं, फ्लड से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, बाढ़ पीड़ित व्यक्ति हैं, उनसे हम अगर उनका लिव्ड एक्सपीरियंस जानना चाहें तो हम फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं,
ओके। देन इथनोग्राफिकल रिसर्च, इथनोग्राफिकल रिसर्च क्या होता है? चलिए आप लोग भी कंटिन्यू आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। देन इथनोग्राफी रिसर्च में हम कल्चर का स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर का स्टडी करते हैं इन अ ग्रुप। ग्रुप में सोशल कल्चर और सोशल बिहेवियर का स्टडी करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इमिट, इमिक और इटिक। ओके, 1 सेकेंड, मेरा गूगल। देन इमिट और होता है इटिक। इमिट में क्या होता है? आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम, इटिक में आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं दूसरे कल्चर की। यहाँ पर कल्चर क्या रहता है? अदर्स का कल्चर रहता है, हम आउटसाइडर रहते हैं। आउटसाइडर के रूप में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और हम कल्चर, दो कल्चर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके। देन इमिक क्या रहता है? हम इनसाइडर रहते हैं, हमारा पर्पस क्या रहता है? केवल स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करना रहता है। कोई हम किसी दूसरे कल्चर के साथ इसका कंपैरिजन करना नहीं चाहते। हमारा क्या रहता है? सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इसमें क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है, हम केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं। ओके। ओके, अंडरस्टैंडिंग कस्टम, बिलीव्स एंड कल्चर। ओके, अभी तक आप मेरे साथ हैं, अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए चलिए चलिए। ओके, देन देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, लेकिन यहाँ पर हमको जो डेटा मिलता है वह क्या मिलता है? बहुत ही वास्ट डेटा मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के द्वारा हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन करते हैं। डेवलप अ न्यू थ्योरी, न्यू थ्योरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो इसे दिया किसने था? ग्लेजर ने दिया था। ओके, कब दिया था? 1967 में दिया था। ओके, इसमें दो तीन टाइप के स्टेप होते हैं। पहला होता है ओपन कोडिंग, ओपन कोडिंग, फिर होता है सेलेक्टिव कोडिंग, देन आता है थ्योरेटिकल कोडिंग। ठीक है, ओपन कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग एंड थ्योरेटिकल कोडिंग, ये पहले दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ? स्ट्राउस, ये ग्लेशियर प्लस स्ट्राउस ने दिया था। फिर बाद में एक और स्टेप दिया गया, जो कि किसके द्वारा दिया गया? स्ट्राउस एंड कैबिन के द्वारा दिया गया। कैबिन के द्वारा दिया गया 1990 में। इसमें इन्होंने बताया ओपन कोडिंग, ओपन कोडिंग, सेलेक्ट एक्सियल कोडिंग, देन लास्ट में सेलेक्टिव कोडिंग। ओके, तो ये वाला को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ये न्यू है, बस वर्डों का इधर उधर है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ओके, तो पहला आता है ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में हम बहुत सारे क्या करते हैं? डेटा लेते हैं। एक्सियल कोडिंग, फिर हम उसके थीम्स बनाते हैं, अलग अलग थीम में देखते हैं। फिर सेलेक्टिव कोडिंग, उसमें से हमको जो जो सही लगता है हम उसको क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं और अपने थ्योरी में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है थ्योरी ऑफ पेशेंट एडेप्टेशन और टू क्रोनिक इलनेस। ठीक है, क्रोनिक इलनेस से पेशेंट किस तरह से अडॉप्ट करता है, उसका थ्योरी जो है एकदम नया थ्योरी है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रोनिक जो पेशेंट होते हैं, क्रोनिक इलनेस जो पेशेंट होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर बहुत सारे डिसऑर्डर जो क्रोनिक इलनेस है उससे करेंगे, फिर उसका थीम बनाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? थ्योरी बनाएंगे। देन आता है नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टडिंग पीपल्स लाइफ स्टोरी। इसमें हम लोगों के लाइफ स्टडी को स्टडी करते हैं।
लाइफ स्टोरी को स्टडी करते हैं। ओके, जैसे कि आपने पिक्चर देखा होगा MS धोनी, वो क्या है, बायोग्राफी है MS धोनी के बारे में। और आपने देखा होगा 12th फेल, जिसमें मनोज था, मनोज के जीवन पे आधारित है, किस तरह उसने 12th फेल होने के बाद चीटिंग छोड़ दिया, उसने पास हुआ और बहुत स्ट्रगल करके उसने IPS क्लियर किया और अपने लाइफ में आगे बढ़ा। तो इस तरह से स्टोरी के जरिए हम क्या करते हैं, आगे स्टडी करते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ द सक्सेसफुल टीचर, या फिर किसी के भी बारे में हो सकता है जो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ है और एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है न्यू जनरेशन के लिए। ओके, देन आता है केस स्टडी। नेक्स्ट 5th आया केस स्टडी। डिटेल, हम इन डेप्थ नॉलेज इकट्ठा करते हैं, किससे रिलेटेड, ये इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ केस। एक केस भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ओके, तो हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, और उसका स्टडी करते हैं कहाँ, केस स्टडी रिसर्च में। देन आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च हम पास्ट इवेंट का करते हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसका क्या कॉजेस हुआ होगा। ठीक है, पास्ट में घटना घट चुकी है, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट डेवलपमेंट एंड देयर प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, उसका प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारे जो डेटा कौन कौन से रहते हैं, आर्किवल, ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, और उसका अभी क्या इम्पैक्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, देन आता है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च कौन से पैराडाइम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बताइए। चलिए चलिए चलिए, आप लोग भी कमेंट्स कीजिए। ये फ्रेगमेटिज्म पैराडिग्म का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत, इसको जॉन डुए ने दिया था एक्शन रिसर्च को। इसमें स्टेप होते हैं PAOR। बताइए क्या क्या फॉर्म होता है, प्लानिंग, एक्ट, फिर बताइए, प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये साइक्लिक प्रोसेस रहता है, साइकिल के जगह जैसे। ठीक है, प्लानिंग करते हैं हम, फिर और क्या करते हैं, ए से एक्शन करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ करेक्शन रहता है तो फिर करेक्ट करके फिर से हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, जब तक हमारे प्रॉब्लम का सलूशन ना मिल जाए। ये क्या करता है, इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओके, जैसे इम्प्रूविंग क्लास टीचिंग थ्रू न्यू टीचिंग मेथड। न्यू टीचिंग मेथड से हम क्या कर रहे हैं, क्लास का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा न्यू जो टीचिंग मेथड है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत तो नहीं है। अगर जरूरत है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसमें संशोधित करके फिर से प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स आते हैं तो रट लीजिए। ओके, देन चलते हैं फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप रिसर्च में 6 से 12 व्यक्ति अपने ओपिनियन को देते हैं, उसको हम डेटा के रूप में इकट्ठा करते हैं और उससे हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है। ओके, देन क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं, मैंने बता दिया था। इंटरव्यू, then observation, focus group, document analysis and audio visual analysis। आपको ये सब चीज मिलेगा, PDF मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, लर्न एवरीथिंग एवरीडे विथ उमा, लर्न एवरीडे विथ उमा टेलीग्राम में आप देखिए, वहां पर आपको ये PDF मिलेगा। ओके, देन अब आता है
क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में कौन कौन से आते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है, हाँ बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कोरिलेशन रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का काम क्या रहता है? ये डिस्क्राइब करता है कोई भी डेटा से रिलेटेड पॉइंट को, यहाँ पर ये हमको ऑर्गेनाइज करके देता है फॉर किसके लिए? ताकि हम उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। ओके, तो हमारा जो 1 सेकेंड, क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिजाइन होता है वो क्या क्या चीज में मदद करता है? हमको ऑर्गेनाइज करके देता है डेटा को। हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है? सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में ऑर्गेनाइज करता है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होते हैं? डेटा का मीन, मीडियन और मोड के रूप में ऑर्गेनाइज करके देता है, ठीक है। और डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? किस तरह से सेंट्रल में हमारा डेटा है, डेटा का फैलाव और डेटा का फैलाव कौन बताता है? डिस्पर्सन बताता है। और डेटा की सेंट्रल में रहने की टेंडेंसी को सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, जिसको हम मीन मीडियन मोड से क्या करते हैं? इवालुएट करते हैं, देखते हैं। ओके, और डिस्पर्सन के टाइप बहुत सारे होते हैं, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हम इसको बाद में देखते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च। चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या रहता है? बहुत सारे कंडीशन रहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका असर देखते हैं कहाँ? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि टीचिंग मेथड्स, न्यू टीचिंग मेथड्स किस तरह से बच्चों के नॉलेज लेवल को इम्प्रूव कर रहा है। तो नॉलेज लेवल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड है? न्यू टीचिंग मेथड के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे जिससे हम देख सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव हम मेजर करना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, दूसरे वेरिएबल की नो एंट्री। ओके, तो हमारा क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना, मिनिमाइज द बायस एंड एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर्स और बायस जो होता है उसको कम से कम करना, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बढ़ाना एंड मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन जो हमारा रहता है उसकी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी कितने टाइप की होती है। तो पहला आता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पायलट स्टडी की तरह रहता है यदि आपने अभी तक कोई स्टडी किया है तो। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि पायलट स्टडी क्या होता है। पायलट स्टडी एक टाइप का स्टडी होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने जो वेरिएबल लिया है, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है, वो इन फ्यूचर में छोटे सैंपल पे हम करते हैं पायलट स्टडी, तो बड़े सैंपल पे जैसे 20 सैंपल पे किए हम स्टडी, पायलट स्टडी, हम आगे चल के इसको 200, 300, 500 सैंपल पे हम इसको कर पाएंगे कि नहीं। ये सब चीज हमारे जो फर्दर जो हमारा रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल है या नहीं करके छोटे लेवल पे हम क्या करते हैं? स्टडी करके देखते हैं। ये होता है पायलट स्टडी। इसमें क्या होता है? वन मोर lack one or more important feature of true experimental design, randomization or proper control group। या तो रैंडमाइजेशन नहीं होगा या कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा या सिंपल सा छोटा सा स्टडी होता है। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं।
आता है पहला वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एंड स्टैटिस्टिक ग्रुप कंपैरिजन। चलिए देखते हैं ये सब क्या क्या है। पहला होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सॉरी मैं एक्सपेरिमेंट का प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में पहला आता है वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी में एक ग्रुप होता है, ओके, एक ग्रुप होता है, उसको एक टाइम में ट्रीटमेंट दे दिए, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इज गिवन फर्स्ट, देन आउटकम इज मेजर्ड वंस। वन शॉर्ट केस स्टडी, ट्रीटमेंट दे देते हैं, एक ग्रुप होता है उसको ट्रीटमेंट दे दिए, एक्स इज डिनोट ट्रीटमेंट, फिर देन आउटकम को ऑब्जर्व कर लिए, दैट इज द वन शॉट केस स्टडी। अ टीचर गिव अ न्यू टीचिंग मेथड्स एंड कंडक्ट अ टेस्ट। टीचर सिंपली आया, रिसर्च के टॉपिक पे कुछ पढ़ा दिए या फिर कुछ न्यू टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया, फिर उसने टेस्ट ले लिया, इस तरह से वन शॉट केस स्टडी हो गया। नो प्री टेस्ट, नो कंट्रोल ग्रुप, लिमिटेशन, ओके। देन सेकेंड आता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। एक ग्रुप लिया, ठीक है, स्मॉल ग्रुप इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। स्मॉल ग्रुप लिए जिसको ट्रीटमेंट देने के पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद में, ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट ले लिया, देखिए नाम से ही बता जा रहा, एक ग्रुप लिए, वन ग्रुप प्री टेस्ट किए, फिर पोस्ट टेस्ट किए, और उसके बाद क्या किए, हमने डेटा ले लिया। स्टूडेंट टेक अ टेस्ट, स्टूडेंट को टेस्ट दिया गया, फिर न्यू टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया गया, फिर अगेन टेस्ट ले लिया गया। नो कंट्रोल ग्रुप, लिमिटेशन क्या है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है। देन आता है स्टैटिस्टिक ग्रुप कंपैरिजन। इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, वन ग्रुप इज रिसीविंग ट्रीटमेंट एंड अनदर डज नॉट, बोथ आर मेजर्ड आफ्टरवर्ड। एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या करते हैं, दो ग्रुप रहते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को क्या किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, नो ट्रीटमेंट, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह से फिर बाद में दोनों का मेजर कर लिया जाता है रिजल्ट। इस तरह से स्टैटिस्टिक ग्रुप कंपैरिजन, ओके। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कौन कौन से डिजाइन आते हैं, वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, स्टैटिस्टिक ग्रुप कंपैरिजन। देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। Quasi experimental design in the researcher design, in which the researcher study the effect of an intervention and treatment but does not have fully random assignment of a participant to the group। यहाँ पर random assignment बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बता दूंगी आपको कि रैंडम असाइनमेंट क्या होता है और रैंडम सिलेक्शन क्या होता है। रैंडम सिलेक्शन क्या होता था, जैसे हम सैम्पलिंग करते थे, हमने यहाँ पर चीट रखा, ठीक है, बहुत सारे चीट रखे और पार्टिसिपेंट को आने बोले, और क्या बोले, यहाँ पर पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, यहाँ से चीट उठाए, ये सेलेक्ट हो गया हमारे रिसर्च के लिए। यहाँ पर से कौन कौन सेलेक्ट हो गए, कलर चेंज करते हैं, इससे अच्छा लगेगा। हमने ये हमारे इतने सिलेक्शन हो गए, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 4 5 9 9 5 हो गए 14। 14 में से हम लोग ने कितने लोग को सिलेक्ट किया, अब चलो और ज्यादा कर लेते हैं। हमने क्या किया, रैंडमाइज्ड मेथड के जरिए, यहाँ पर रैंडमाइज सैंपल के जरिए, सैम्पलिंग मेथड के जरिए हमने सेलेक्ट कर लिया इतने से। ये क्या हुआ, रैंडमाइज सैंपलिंग हुआ, ठीक, रैंडम सैंपलिंग, ठीक। देन अब इसी चीट को हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे और दो ग्रुप में डाल देंगे, कंट्रोल ग्रुप और क्या होता है हमारा
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ले लिए। इसमें से हम सिंपली 5 को निकालेंगे, यहाँ डालेंगे चीट के जरिए, और 5 को निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, ठीक। ये होता है, क्या होता है, ये रैंडम असाइनमेंट होता है, ठीक। लेकिन क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल का एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक होता है कि हम रैंडम असाइनमेंट पार्टिसिपेंट के 2 ग्रुप में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो रैंडम सिलेक्शन हो जाता है, सैंपल रैंडमली सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन असाइनमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी हम जेंडर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जेंडर के बारे में स्टडी करते हैं, और कुछ कंडीशन रहता है जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे जेंडर लिए। अब जेंडर लिए यहाँ पर मेल फीमेल का है, तो हम कंट्रोल ग्रुप में रखना चाहते हैं मेल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रहना चाहते हैं फीमेल, तो हम रैंडमली आंख बंद करके कैसे चिट लिखा सकते हैं? यहाँ पर हो सकता है रैंडमली निकाले तो चिट कुछ इधर भी आ सकते हैं मेल, कुछ मेल इधर भी आ सकते हैं, तो इस तरह से हमारा रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो समझ गए आप, रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट में फर्क समझ गए? बिल्कुल। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन होगा बिल्कुल पूछिए। तो हमारे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ दिया है एग्जांपल, 2 existing स्कूल क्लासेस, one receiving new treatment and one receiving a new teaching methods। छोड़िए, मैं बताती हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंसी हम देखना चाहते हैं, ठीक है। किसका किसका देखना चाहते हैं? मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर का हम इंटेलिजेंसी लेवल देखना चाहते हैं, तो हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसको रैंडमली असाइनमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं है। हम इनका इमोशनल इंटेलिजेंसी मेजर करना चाहते हैं, तीनों का इमोशनल इंटेलिजेंसी। ओके, तो रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। हम केवल हमारे जो ये क्या हुए, हमारे आईवी हुए, आईवी हमारे किस तरह से हुए? सेलेक्टिव होते हैं, केवल यहाँ पर सेलेक्टिव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से है? सेलेक्टिव है। क्या मैनिपुलेटेड है? नहीं। हम इंडिविजुअल जो आईवी है, ठीक है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको इंटेलिजेंसी हमको इसी से देखना है, ठीक है। ओके, तो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इसमें क्या करते हैं? ग्रुप लेते हैं, ओके, ऑब्जर्व करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट दिए, फिर ऑब्जर्व किए, ठीक, ये यहाँ का है। फिर कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देयर इज अ नो ट्रीटमेंट एंड देन ऑब्जर्वेशन, हैज एक्सपेरिमेंटल प्लस कंट्रोल ग्रुप, बट ग्रुप आर नॉट रैंडमाइज्ड असाइंड, ग्रुप में डिफर बिफोर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देने के पहले क्या है? हमारा ग्रुप डिफर है। नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है, हर जो ग्रुप है वह ग्रुप क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है, अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है, हम इनमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, ओके, देन आता है रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन। रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन में क्या होता है? पहले से ही असाइंड हमारे पास क्या है? कट ऑफ दिया जा रहता है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया रहती है। प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, जैसे नेट का अभी आपने सेट का एग्जाम भरे हैं, ठीक है, सेट के सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? 55% आपको यूज पीजी में पीजी में 55% या इससे ज्यादा आने
चाहिए, तभी आप सेट पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर से क्या है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है, कट ऑफ है। ओके अगर इससे जो कम लाए हैं परसेंटेज, वो बच्चे क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो रिग्रेशन डिसकंटिन्यूड डिजाइन में कट ऑफ रहता है। ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड न्यूमेरिकल कट ऑफ। स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 40 रिसीव अ रिमीडियल प्रोग्राम। स्टूडेंट एबो 40 डज नॉट रिक्वायर। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिमीडियल प्रोग्राम देते हैं। देन आता है टाइम सीरीज डिजाइन, थर्ड आता है टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है, टाइम इज इंपॉर्टेंट हियर। ऑब्जर्वेशन 1 करते हैं, ऑब्जर्वेशन 2 करते हैं, एक ग्रुप लेते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, ग्रुप ऑफ सैंपल लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, सैंपल को क्या करते हैं हम, एक बार ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, तीन टाइम ऑब्जर्व करेंगे, 4 टाइम ऑब्जर्व करेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद हम देखते हैं कि उसके चेंजेस आया कि नहीं ऑब्जर्वेशन करके। ओके आउटकम इज मेजर्ड सेवरल टाइम बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके ये हो गया टाइम सीरीज डिजाइन, ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का टाइप है। इसमें 2 टाइप के डिजाइन आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या होता है, एक ग्रुप लिया जाता है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम, यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम के लिए स्टडी किया गया। तो क्या होता है, एक ही ग्रुप को बहुत समय के लिए स्टडी किया गया, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। ओके क्रॉस सेक्शनल डिजाइन किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे ग्रुप को एक टाइम में क्या किया जाता है, वन टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तब उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। एक ही टाइम में बहुत सारे ग्रुप को एग्जामिन किया जाता है, जैसे अभी नीट का पेपर हुआ था, नीट नेट सेट का पेपर होता है, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट को एक ही टाइम में क्या किया जाता है, इवालुएट किया जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ओके तो टाइम सीरीज डिजाइन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन में एक ही ग्रुप को लंबे समय तक बार 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 ऑब्जर्व किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है और एक ही टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके समझ में आया, बिल्कुल। ओके देन चौथा होता है एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन। एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन लिटरली मीन्स आफ्टर द इफेक्ट, आफ्टर द इफेक्ट डिजाइन होता है। The researcher does not manipulate the independent variable। यहाँ पर रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर पाता है इंडिविजुअल वेरिएबल को। क्यों नहीं मैनिपुलेट कर पाता है, क्योंकि घटना ऑलरेडी घट चुकी है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो घटना ऑलरेडी घट चुकी है उसका कारण क्या है, क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया फ्लड का, फ्लड बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है इसको हम अब देखते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे कि पेड़ बहुत कट रहे हैं, पेड़ बहुत कट रहे हैं, पेड़ों के कटिंग के कारण हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट। रिवर्स में से क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा रेत का खनन हो रहा है। ठीक है, सॉइल निकाला जा रहा है, रेत निकाला जा रहा है, यानी इस टाइप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक, हम कोई रिलेशन क्या नहीं कर रहे हैं, researcher study existent different and try to determine the relation with the outcome। आउटकम क्यों हुआ है उसके कारणों को वो ढूंढता है और उसमें इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करता है कि जो घटना घटी है वो किस कारण से घटी होगी। ओके
देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने क्या देखा, कितने टाइप के होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, होते हैं 3 टाइप के, वन शॉर्ट केस स्टडी, देन वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, स्टैटिस्टिक ग्रुप कंपैरिजन, फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में हमने देखा नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल डिजाइन, देन रिग्रेशन डिसकंटिन्यू, टाइम सीरीज डिजाइन और एक्स पोस्ट फैक्टरो डिजाइन। अब देखते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, जिसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, इसमें रैंडम असाइनमेंट भी पॉसिबल है। ठीक, हम इसको जनरली लैब में करते हैं, जहां पर हम कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजिनस वेरिएबल को, देयर इज नथिंग एनी चांस ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो फीचर क्या होता है, मैनिपुलेट। सबसे पहले मैनिपुलेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, रैंडमाइजेशन, पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइंड, देन कंट्रोल ग्रुप यूजुअली प्रेजेंट, cause and effect relationship strong evidence। ओके, इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है। इंटरनल वैलिडिटी मतलब आईवी का डीवी पे जो प्रभाव हो रहा है वो, ठीक है, इसको इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। ओके, देन एग्जाम्पल, randomly assign student to a new teaching methods are traditional teaching methods and compare achievement। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। चलिए देखते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं 4 टाइप के, पोस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, सोलेमन 4 ग्रुप डिजाइन एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ये 4 क्या होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। ओके, हाँ, और इससे पहले मैं एक और बताना चाहूंगी, यहाँ पर जगह नहीं है, पीछे ही चलें क्या? ओके, पीछे चलते हैं। तो ओके, यहाँ पर बताते हैं और पीछे चलते हैं। तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है रिपीटेड मेजर, रिपीटेड मेजर, एंड दूसरा आता है इंडिपेंडेंट आर बिटवीन ग्रुप डिजाइन, बिटवीन ग्रुप डिजाइन बोलते हैं इसको। और ये रिपीटेड मेजर को और क्या बोलते हैं, विद इन ग्रुप डिजाइन। ओके, तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। रिपीटेड मेजर यानी एक छोटा सा ग्रुप रहता है, 50 पार्टिसिपेंट हमको मिले, हम उसी को बार बार स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड मेजर डिजाइन या विद इन ग्रुप डिजाइन। इंडिपेंडेंट ग्रुप या बिटवीन ग्रुप डिजाइन किसको बोलते हैं, हमको ज्यादा मिल गए, हमको 200 क्या मिले, पार्टिसिपेंट मिले। अब इसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड किए और चारों के बीच कंपैरिजन देख रहे हैं, 50 पार्टिसिपेंट को हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट या बिटवीन ग्रुप डिजाइन। हम इन ग्रुप्स के बीच में क्या देखते हैं, अंतर देखने की कोशिश करते हैं, आईवी का डीवी पे प्रभाव देखने का कोशिश करते हैं। ओके, रिपीटेड मेजर डिजाइन में हमारे पास, चूंकि हमारे पास सैंपल कम है, इसलिए हम बार बार उसी सैंपल को 4 कंडीशन में क्या करते हैं, कंडीशन में स्टडी करते हैं। 4 कंडीशन, 3 कंडीशन अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आता है पहला प्री टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है, प्री टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन, केवल प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट नहीं होगा। ओके, प्री टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन, यहाँ पर 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फिर ऑब्जर्व करेंगे। ग्रुप 2 को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्री टेस्ट नहीं होता है, देखिए कोई प्री टेस्ट नहीं है।
कंट्रोल ग्रुप है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हमको नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। रैंडमाइजेशन बिल्कुल हुआ है। मेजर द ट्रीटमेंट इफेक्ट विदाउट अ प्री टेस्ट, प्री टेस्ट के बिना हम क्या करते हैं, इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। देन आता है पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें प्री टेस्ट भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा और कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी है। दो ग्रुप है, दोनों का पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लिए, यानी ये प्री टेस्ट होता है, फिर ट्रीटमेंट दिए, कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं। तो प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, रैंडमाइजेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कंपेयर चेंजेस फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर ट्रीटमेंट, ओके, दो चीज के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन में क्या रहता है, इन्हीं पहला और दूसरा को मिक्स करके बनाया है सोलोमन ग्रुप डिजाइन। फोर ग्रुप डिजाइन होते हैं। ऊपर में जो ग्रुप दिया है, एक ग्रुप जैसे कि हमने देखा कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट नहीं हुआ है, ये चारों ग्रुप को मिला के सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन बनता है। ग्रुप होते हैं, हाँ होते हैं। प्री टेस्ट होता है, हाँ इन वाले ग्रुप में प्री टेस्ट हुआ, ये वाले ग्रुप में प्री टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। कंट्रोल ग्रुप है, दोनों में है। रैंडमाइजेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कंट्रोल बोथ ट्रीटमेंट एंड पोस्ट एंड प्री टेस्ट इफेक्ट। हम इसको क्यों करते हैं, सोलोमन ग्रुप को क्यों करते हैं, ताकि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो इफेक्ट, प्री टेस्ट इफेक्ट है उसको रैंडमाइज, उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि देखिए यहाँ पर पोस्ट टेस्ट में तो एक्सपोजर पहले से नहीं हुआ है, लेकिन जनरली क्या होता है, प्री टेस्ट के क्वेश्चन आयर और पोस्ट टेस्ट के क्वेश्चन आयर सेम होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस इफेक्ट को रोकने के लिए, प्रैक्टिस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन बनाया गया है। इसमें फोर ग्रुप लिया जाता है, एक ग्रुप को प्री टेस्ट नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक। और एक ग्रुप को प्री टेस्ट दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस तरह से हम प्रैक्टिस इफेक्ट को या प्री टेस्ट इफेक्ट को रोक सकते हैं या देख सकते हैं। अब लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या होता है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो होता है उसमें हम ऑर्डर देखना चाहते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को कोई नया सब्जेक्ट, अब हम ऑर्डर देखना चाहते हैं कि बच्चे किस ऑर्डर में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ले लेते हैं अपना ही एग्जांपल, अगर मैं बच्चों को पहले यूनिट 1 पढ़ाऊं, ओके, यहाँ पर यूनिट 1 को मैं ए से सिंबल कर रही हूँ, यूनिट 2 को बी से, 3 को सी से और 4 को डी से, यूनिट 4 को। हम देखते हैं कि बच्चों 4 ग्रुप लेते हैं, 4 ग्रुप लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ग्रुप लिए। एक ग्रुप को हमने ए यूनिट पहले पढ़ाया, फर्स्ट यूनिट, बी सी डी। अब हम इनका मेजरमेंट करेंगे, चारों यूनिट का टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि इनके में चेंजेस कैसा आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप लिए, उसको पहले सेकेंड चैप्टर पढ़ाए, रिसर्च पढ़ाए, फिर उसके बाद हमने पढ़ाया मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ाया, फिर डी हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ाया, फिर लास्ट में हमने इमर्जेंस एरिया ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया, ठीक है, पहला चैप्टर। तो उनके में इफेक्ट देखते हैं किस तरह से होता है। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा ग्रुप को हम पहले बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ाते हैं, फिर नहीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ाते हैं, फिर ए पढ़ाते हैं और फिर बी पढ़ाते हैं। उनके में इफेक्ट देखते हैं, उनका टेस्ट स्कोर कैसा रहता है। फिर हम लास्ट वाले ग्रुप को पहले डी पढ़ाते हैं, फिर सी, फिर ए, फिर नहीं बी पहले पढ़ा देते हैं, फिर ए पढ़ा देते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप वाले बच्चों को ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कौन से वाले बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है। फिर हम उसी ऑर्डर से नेक्स्ट सेशन में हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाने के लिए हम इस चीज का उपयोग करते हैं। ओके, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत भी? तो इससे लैटिन स्क्वायर से हम ऑर्डर इफेक्ट चेक करने के लिए मेन स्टडी करते हैं। ओके,
ओके, चलिए ठीक। तो वेरिएंस देखते हैं, ये देख लेते हैं वेरिएंस क्या होता है। अभी हमने कहीं पर पढ़ा था प्राइमरी वेरिएंस, सेकेंडरी वेरिएंस और टर्सरी वेरिएंस। प्राइमरी वेरिएंस क्या होता है, हमारा चाह होता है, हम चाहते हैं कि प्राइमरी वेरिएंस हमारा ज्यादा रहे। ये क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर रहता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वेरिएंस। आईवी का इफेक्ट डीवी के ही डीवी में जो भी इफेक्ट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, केवल आईवी के कारण ही हो रहा है। ओके, ये हमारा चाहत है, हमारी दिल्ली ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो। ओके, कौन से टेस्ट में मैक्सिमम होती है ये चलिए देखेंगे बाद में। सेकेंडरी वेरिएंस, सेकेंडरी वेरिएंस क्या होता है, एस्ट्रोजेनस वेरिएबल के कारण हमारे जो क्या हमारे चेंजेस आता है हमारे डीवी पे। ओके, एस्ट्रोजेनस वेरिएबल के कारण हमारे डीवी में चेंजेस आते हैं, हम चाहते हैं ये बिल्कुल कंट्रोल रहे, मैक्सिमम मिनिमम रहे, बिल्कुल हमको अलाउड नहीं है। टर्सरी वेरिएंस क्या होता है, टर्सरी वेरिएंस होता है रैंडम या इरर वेरिएंस, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस के वजह से आता है, पार्टिसिपेंट डिफरेंस के वजह से आता है। हम ये चाहते हैं कि ये भी क्या रहे, मिनिमम रहे, कंट्रोल रहे। ओके, ठीक। तो हमारा जो प्राइमरी वेरिएंस है किस में ज्यादा रहेगा, ट्रू एक्सपेरिमेंट में ज्यादा रहेगा, ट्रू एक्सपेरिमेंट में ज्यादा रहेगा क्योंकि सब चीज कंडीशनल रहते हैं। सेकेंडरी वेरिएंस किस में ज्यादा रहेगा, एस्ट्रोजेनस वेरिएबल के कारण तो ये रहता है क्वाजाई में, क्योंकि हमारा रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें ज्यादा रहता है। टर्सरी वेरिएंस हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राइमरी वेरिएंस क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए। सेकेंडरी वेरिएंस क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहना चाहिए। और सेकेंडरी वेरिएंस के बाद इरर वेरिएंस, इसको टर्सरी इरर वेरिएंस भी कहते हैं। इरर वेरिएंस हम चाहते हैं कि मिनिमम रहे। ओके ओके, तो चलिए, मैं सोची थी हम लोग और लंबा क्लास लेंगे लेकिन टाइम हो गया है। कोरिलेशन डिजाइन हम कल देखेंगे। तो चलिए बताइए आपको हमारा क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलेंगे हम कोरिलेशन डिजाइन के साथ, चाहे आज हमारे पास शाम को समय मिलेगा तो हम कोरिलेशनल डिजाइन करने के बाद टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे। हमको बहुत आगे तक पढ़ना है, अभी टी टेस्ट, अनोवा, मनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन बहुत सारे पढ़ने हैं और हमारा एग्जाम हमारे बहुत करीब है, इसलिए हमको एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास भी लेना पड़ सकता है। तो आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी जीत की को क्या कीजिए, कंफर्म कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।